तो बच्चों, अरे सोना जोशी जी हैं। ग्रेट सोना बेटा, ग्रेट। अरे वो नहीं है कि आर्यन अपना आज कब तक क्लास चालू चल दे हमेशा। मुझे मीटिंग में जाना है मोदी जी के साथ। ये अलग लेवल का काम चल रहा है इधर। आज क्लास कब तक चालू है, मुझे मोदी जी के साथ मीटिंग में जाना है। भाई अमित जी, पहले ये बताइए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कब हो रहा है? न्यूज मैंने अपने जीवन में इतना कभी नहीं देखा जितना मैं अभी देख रहा हूँ न्यूज। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, नहीं यार, अपना काम नहीं है। अबे तू क्या बोल रहा है, हवा आएगी साले पलट जाएगा, इंडियन लोगों को ही ठोक देगा तू। चलो, चलिए इधर, लिसन टू मी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे, मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को बोलता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अच्छे से करना। बट लास्ट टाइम चार पांच बच्चे तो ऐसे थे जो छोड़ के गए थे। क्या? नहीं देख यार, मार्क्स कितने का भी है, बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि तुम्हारा सिलेबस इतना सही है। अरे इतना सा मतलब आप यूपीएससी से कंपेयर करो। ए भाई, ये एसी बंद क्यों कर दिया? हैं? चलो ना यार, जो चालू करना है सब कर दे भाई, जो जो बंद कर। लेकिन ये बंद क्यों कर दिया उसने? 16 पे किया तो मार खाएगा। चलिए, चल चल भी करें शुरू। चल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। चलो, जल्दी से मेरे पास आ जाइए, प्लीज कम टू मी। इधर घर बैठ जाओ। मैंने बोला बैठ जाओ, तो वो बैठा हुआ था। चलो। अबे ओए, क्या तू घर से लेके आई थी? 20 कर, साले 16 में कर रहा है। 20 20, लेट लेट इट बी 20। इधर बंद ही कर दूंगा सीधे। वो तो यहाँ से दिख रहा है मेरे को 16 इधर। चलिए प्लीज, हियर बंद ही कर दूंगा बेटा सारे एसी इधर। चलिए। हाँ चलो भाई, हो गया टाइम पास, करे शुरू। 45 मिनट्स है अपने पास, इस चैप्टर को खत्म अपने को 45 मिनट्स में करना है। इधर देखो, इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है? होगा, इधर देखो, नेगोशिएबल। इधर दादा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। कितने टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? बियरर, जिसका पेमेंट किसको मिलेगा? जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, ठीक है। ऑर्डर, पेमेंट किसको मिलेगा? या तो पेई को या फिर ऑर्डर, जिसको पेई ऑर्डर करे। इनलैंड, ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, या फिर ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में ड्रॉ हुआ है ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट पेबल, ये भी इनलैंड है, इंडिया में ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। कौन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन एंड पेबल आउटसाइड इंडिया, या फिर इंडिया में ड्रॉ हुआ है बट किसको पेमेंट, पेमेंट करने वाला भी कौन है, इंडिया के बाहर पेमेंट होगा, और मिलने पेमेंट मिलेगा किसको, इंडिया के बाहर वाले। डिमांड, डिमांड ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कब पेबल होगा बच्चों? ऑन डिमांड, या फिर एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा है कि मैं रुचि को 10,000 रुपये दूंगा, ऑन डिमांड। एट साइट मतलब इंस्ट्रूमेंट जब रुचि मुझे दिखाएगी, या फिर जब इंस्ट्रूमेंट मुझे क्या करेगी, रुचि प्रेजेंट करेगी, तब मैं रुचि को पे करूंगा। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड। दूसरा, जब इंस्ट्रूमेंट में पे करने का क्या नहीं बताया गया बच्चों, इंस्ट्रूमेंट में पे करने का जब टाइम बताया गया नहीं है। उसके बाद टाइम क्या है? मैं आपको पैसे दूंगा, कब दूंगा? 3 महीने के बाद।
इंस्ट्रूमेंट जब आप मुझे दिखाओगे देखने के 2 महीने के बाद मैं पे करूंगा, या फिर रमेश की डेथ के 10 दिन के बाद मैं आपको पे करूंगा। ये तीनों क्या है बच्चों? ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है बच्चों? टाइम इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको कंफ्यूज करते हैं, प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, समझ में नहीं आता। जैसे कि वेरी नाइस, एक ब्रांच डीजेसी की एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच के फेवर में क्या बनाया है? डीजेसी की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को बोल रही है कि गरिमा को 10,000 रुपए दे दो, ठीक है। इनको इट इनकम्प्लीट, मोस्टली उसमें अमाउंट लिखा हुआ नहीं है। क्या नहीं लिखा हुआ है? अमाउंट नहीं लिखा है। अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो आप पूरा अमाउंट भर सकते हैं जितना स्टैम्प के अंदर क्या है, कवर्ड है। और अगर आप सिर्फ क्या है, अगर आप सिर्फ होल्डर हैं तो कितना भर सकते हैं, जितना आपको सामने वाली पार्टी से क्या करना है, रिकवर करना है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीन टाइप होते हैं। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? इन राइटिंग, unconditional promise signed by the maker to pay certain sum of money only to or order of certain person or to the bearer of instrument। एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है जिसके जरिए एक इंसान जो मेकर होता है वो दूसरे इंसान को क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक इवेंट इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन पे, या फिर डिमांड पे आपको क्या देगा, एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है बच्चों? बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिस नोट में दो ही पार्टी होती है, मेकर और पेई। प्लीज अबे फर्स्ट बेंच नहीं, प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टी होते हैं, दो ही पार्टी होती है। पहला 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 मेकर। मेकर कौन होता है? जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जिसकी लाइबिलिटी है। और पेई कौन है? जिसको इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है। ठीक है। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में कंटेनिंग व्हाट बेटा, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। सेम, इसमें तीन पार्टी होती है। जो ड्रॉअर होता है वो ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि तुम एक सर्टेन सम ऑफ मनी किसको दे दो, सर्टेन सम ऑफ पर्सन को, या फिर उसके ऑर्डर को। कब दे दो, स्पेसिफिक टाइम पे दे दो या फिर डिमांड पे दे दो। ठीक है। इसमें तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। यस, कहाँ गया ड्रॉई इन केस ऑफ? कहाँ पे? हाँ, हु इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड? तो मैंने गरिमा को बोला, गरिमा लाभांश को 10,000 रुपये देना, लेकिन मुझे लगता है गरिमा नहीं दे पाएगी, डिफॉल्ट कर देगी। तो मैंने क्या कर दिया, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड अंशित को बना दिया कि इफ गरिमा फेल्स, लाभांश किससे पैसा ले सकता है, अंशित से। कौन है ये? अच्छा, एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन है बच्चों? कोई नहीं, कोई थर्ड पार्टी। गरिमा ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। जैसे ये शुभ को पता चला, शुभ ने बोला कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं था। शुभ क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, चेक। व्हाट इज चेक? सेम, इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पे ड्रॉई हमेशा कौन होगा, चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पे ड्रॉई वुड ऑलवेज बी अ बैंक। ड्रॉई हमेशा क्या होगा, एक बैंक होगा। ठीक है। एंड चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक ऑल्सो इंक्लूड्स चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नथिंग बच्चों, जो क्लियरिंग होती है, किसे क्लियरिंग क्लियरिंग होती है, इमेज से। नहीं, ट्रंकेटेड इज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉनिक चेक इज नथिंग, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट बेटा, फिजिकल चेक, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और उस इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू, मतलब चेक की फोटो, तो जो चेक क्लियरिंग होगा किसके थ्रू होगा, ओरिजिनल चेक के थ्रू या फोटोज के थ्रू, फोटो के थ्रू। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है बच्चों, एक चेक जिसको हम क्या करते हैं, क्लियरिंग के प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, ट्रंकेट करते हैं। किसके थ्रू कौन ट्रंकेट करते हैं, क्लियरिंग हाउस और द बैंक। और रिसीविंग द पेमेंट इमीडिएटली, और जनरेशन ऑफ व्हाट बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इमेज। बच्चों इसमें कुछ नहीं, सेम इलेक्ट्रॉनिक चेक ही है, बट इसमें क्या होते हैं बच्चों, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब ये सिक्योर्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक चेक ही है, बट इसका एक ही फीचर अलग है, क्या, इसमें कुछ अलग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, ये क्लियर होगा। उसके बाद बच्चों, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? अरे एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है।
एक्सेप्टेंस राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस बिल के ऊपर होनी चाहिए, एक्सेप्ट मस्ट बी कंप्लीट बाय डिलीवरी, और जब मैं आपको एक्सेप्ट करूं तो एक्सेप्टेड करके आपको इंस्ट्रूमेंट वापस करूं या फिर आपको इन्फॉर्म करूं कि मैंने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। इन केस बिल्स आर ड्रॉन इन सेट्स, अच्छा अगर मैंने बिल 3 बिल बनाए थे, दो एक अगर घूम गया तो बाकी के 2 काम में आ सकते हैं, तो एक्सेप्टेंस तीनों की चाहिए किसी एक की चाहिए? अगर तुमने तीनों एक्सेप्ट कर लिए तो 3 बार आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ सेम ये बिल्स इन सेट, बिल इन सेट मतलब जब आप क्या करते हैं एक से ज्यादा कॉपियां बनाते हैं बिल की। कब होता है बच्चे? नॉर्मली जब रिस्की ट्रांजेक्शन होते हैं, ओवरसीज के बाहर के लोगों से अपन ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपन बिल इन सेट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक, ध्यान देखो, दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन बना देना, किस लिए? चेक की नेगोशिएट नहीं, क्रॉस नहीं नहीं सुनो, क्रॉसिंग एक इंस्ट्रक्शन है। किसका इंस्ट्रक्शन है? यस, पार्टी का इंस्ट्रक्शन है, किसको? बैंक को, कि जो चेक का प्रोसीड है, प्रोसीड मतलब जो अमाउंट है वो कहाँ पे डालना है आपको? बैंक, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जो है एक हो सकती है जनरल, जनरल मतलब कुछ नहीं, जो अपन करते हैं नाम लिख दिया या फिर क्या लिख दिया, एंड कंपनी लिख दिया। स्पेशल क्या होती है? एक बैंक दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। गरिमा का अकाउंट आईसीआईसीआई में है, मेरा एचडीएफसी में। गरिमा ने चेक दिया आईसीआईसीआई का, तो मेरा अकाउंट एचडीएफसी में, मैंने गरिमा का आईसीआईसीआई का चेक अपने अकाउंट में जमा करा दिया। तो एचडीएफसी बैंक उस चेक को क्लियरिंग के लिए कहाँ भेजेगा? आईसीआईसीआई भेजेगा। तो एचडीएफसी क्या करेगा? उस चेक के ऊपर लिख देगा, क्या लिख देगा? एचडीएफसी। और ये आईसीआईसीआई बैंक को इंस्ट्रक्शन होगा क्या, कि इस चेक का जो अमाउंट है कहाँ डालना है? एचडीएफसी के अकाउंट में डालना है। देन क्या है? अकाउंट पे ही क्या करते हो आप? 2 लाइन डला के क्या डाल देते हो? अकाउंट पे ही लिख देते हो। इसका मतलब क्या है? कि जिसका अकाउंट मतलब अकाउंट में ही डालना है आपको, ठीक है। और सबसे बेस्ट चेकिंग क्रॉसिंग क्या होती है? अकाउंट पे ही और नॉट नेगोशिएबल। इसमें क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और पैसे भी कहाँ पे आते हैं? ड्रॉई पेई के बैंक अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन गिवन बाय द एक्ट टू बैंकर्स, अगला डिस्कशन। प्रोटेक्शन गिवन बाय द एक्ट टू द बैंकर्स, व्हाट डज दैट मीन? ये एक्ट बैंक्स को क्या क्या प्रोटेक्शन देता है, ध्यान दीजिए। अगर बच्चों चेक को क्या किया है? चेक को एंडोर्स किया गया है। चेक को क्या किया गया है? मैंने अंजलि को चेक दिया, अंजलि ने लवांश को एंडोर्स कर दिया, तो बैंक ने किसको पेमेंट दे दिया? तो क्या नहीं से बैंक डिस्चार्ज जाएगा। अब अंजलि आके मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकती, मैंने थोड़ी ना लबांश को चेक दिया था, लबांश छोड़ी, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, बेरर चेक में अगर बैंक ने किसको पे कर दिया? बेरर को पे कर दिया, तो बैंक क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद क्रॉस चेक इज ड्रॉन, चेक बच्चों क्रॉस हो गया है, लिखा था पे गरिमा, क्रॉस था, किसके अकाउंट में डाल दिया पैसा? गरिमा के अकाउंट में। क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद बच्चों गुड फेथ में बैंक ने किसी कस्टमर के बिहाफ पे पैसा रिसीव किया, और वो पैसा शायद उस कस्टमर ने फ्रॉड वगैरह से कमाया। फॉर एग्जाम्पल मैं साइबर फ्रॉड किया, मैंने साइबर फ्रॉड करके शिवराज का पैसा मैंने अपने बैंक अकाउंट में डाला है, तो क्या बैंक लायबल है? क्यों? कि बैंक ने तो गुड फेथ में मुझे सर्विस प्रोवाइड की है। लाइबिलिटी ऑफ होम बच्चों, ड्रॉई ऑफ द चेक, ध्यान देखिए। इफ द बैंकर हैज सफिशिएंट फंड ऑफ द ड्रॉर इन हिज हैंड, मतलब मैं आपको चेक दे रहा हूं, मेरे बैंक अकाउंट में क्या है? सफिशिएंट कैश है। प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ चेक, ही मस्ट पे द चेक। अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, मैंने आयुष को 2 लाख का चेक दिया, तो बैंक की जिम्मेदारी क्या है? चेक को ऑनर करना। मेरे अकाउंट में 10 लाख है, मैंने आयुष को 2 लाख दिया, तो बैंक की जिम्मेदारी क्या है? चेक को क्या करना? ऑनर करना। और अगर बैंक ने ऐसा नहीं किया, बैंक ने ऐसा
नहीं, क्या बैंक ने जानबूझ के चेक को बाउंस कर दिया तो क्या मैं बैंक से कॉम्पनसेशन मांग सकता हूँ? लेकिन नीचे लिखे हुए केसेस में बैंक इज बाउंड टू डिसऑनर द चेक। नीचे लिखे हुए केसेस में क्या होगा? नीचे लिखे हुए केसेस में अगर कोई चेक बैंक के पास आएगा तो बैंक की जिम्मेदारी क्या है कि चेक को क्या कर दे, डिसऑनर कर दे। पहला, कस्टमर क्या बन चुका है? कस्टमर क्या हो चुका है? कस्टमर क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। उसके बाद कस्टमर ने क्या लगा दिया है? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बैंक के अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दो, फ्रीज कर दो। कोई लॉ है, गवर्नमेंट का लॉ है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। चेक खो गया है और बैंक को पता चल गया है कि कस्टमर का चेक क्या हो गया है, खो गया है। बच्चों इन सारे केसेस में बैंक क्या है? इन सारे केसेस में बैंक इज बाउंड टू डिसऑनर द चेक। नीचे लिखे 10 केसेस में अगर बैंक ने क्या कर दिया, नीचे लिखे हुए 10 केसेस में अगर बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो बैंक क्या है? जस्टिफाइड है। नीचे लिखे हुए 10 केसेस में अगर बैंक ने डिसऑनर किया तो बैंक क्या है बच्चों? जस्टिफाइड। मेरे अकाउंट में पैसे हैं बट वो इंस्टॉलमेंट वगैरह का है पैसा है, मतलब वो लोन के चेक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तुम बैंकिंग आवर क्लोज होने के बाद आते हो, तुम दूसरे बैंक ब्रांच में जाते हो, ठीक है, जॉइंट अकाउंट का चेक है बट चेक सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स ने क्या नहीं किया है? साइन नहीं किया है, ठीक है। व्हेन अ चेक इज ड्रॉन इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल गरिमा मेरे पास अपनी चेकबुक छोड़ के गई थी, या किसी, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं चेक ड्रॉ कर सकता हूँ बट कंपनी ने मुझे 1 लाख तक का ही चेक ड्रॉ करने के लिए बोला था, मैंने 2 लाख का चेक ड्रॉ कर दिया, क्या नहीं से बैंक क्या कर सकता है? मतलब इस केस में अगर बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो बैंक क्या है? कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया था कि दुष्यंत एज अ डायरेक्टर तुम 1 लाख तक का चेक बना सकते हो, मैंने कितने का चेक ड्रॉ किया? क्या नहीं से बैंक ने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया, तो बैंक जस्टिफाइड है। कलेक्टिंग बैंक कौन होता है? जो आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करते हैं, जैसे आप लोग मुझे फीस देते हैं तो मेरा जो बैंक है HDFC बैंक, वो क्या करता है? मेरे बिहाफ पे पैसे आपसे कलेक्ट करता है। तो अगर मेरा HDFC बैंक कलेक्टिव बैंक है, कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, क्रॉस चेक का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं गुड फेथ में, तो कोई प्रॉब्लम है जो फालतू ही है। पेमेंट ड्यू कोर्स, टाइम पे पे कर देना, गुड फेथ में पे कर देना, क्या हो गया बच्चों? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। होल्डर मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, हर होल्डर क्या कहलाता है बच्चों? होल्डर इन ड्यू कोर्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? गुड फेथ। दूसरा, वैल्यू, वैल्यू रिसीव्ड, और मैच्योरिटी के पहले। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, इवन मैच्योरिटी के बाद भी अगर इंस्ट्रूमेंट जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, मैच्योरिटी के बाद भी जाता है तो भी लॉ क्या करता है? मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोविजन है कि लॉ मैच्योरिटी के बाद भी अगर इंस्ट्रूमेंट जा रहा है तो भी आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब बच्चों होल्डर इन ड्यू कोर्स को लेकर जब बात होगी तो ये 4-5 पॉइंट, 5-6 पॉइंट अगर आपने पढ़ लिए तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मोस्टली यहाँ से आएगा। जैसे एक पॉइंट याद रखिए, एक बार इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ से गुजरता है तो वो क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। भले वो चोरी का इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको आगे नेगोशिएट करेगा तो वैलिड है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या नहीं, सारी प्रायर पार्टीज को स्यू कर सकता है ना। उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स ड्रॉई या ड्रॉवर ये नहीं बोल सकते कि ड्रॉई फिक्टिशियस है इसलिए इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब ड्रॉवर ये नहीं बोल सकता कि ड्रॉई जो है वो खराब इंसान है, फिक्टिशियस है, नकली है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। नहीं, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इज दैट क्लियर? होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन गेट अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ हिज ट्रांसफर। अगर जिससे उसने लिया है वो चोर था पर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया तो इसका टाइटल ज्यादा अच्छा है बच्चों, ये सुनो बच्चों। उसके बाद अगर, सुनो, अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं और मैं गरिमा के खिलाफ क्या करता हूँ, कोर्ट में केस फाइल करता हूँ, तो गरिमा क्या नहीं बोल सकती? गरिमा ये नहीं बोल सकती कि इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड है, इसकी मेच्योरिटी एक्सपायर होगी, नहीं। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स आपके खिलाफ केस फाइल करता है तो आप इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर आपको स्यू करे तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल है, इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड है, आप कुछ भी चीज नहीं बोल सकते। और इन कोएट इंस्ट्रूमेंट अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है
तो वो कंप्लीट कर सकता है और जितना स्टैम्प ड्यूटी से कवर्ड है उतना अमाउंट क्या कर सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लेम कर सकता है। इज दैट क्लियर? इंडियन फॉरेन तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑन डिमांड ये सब तो कट ही करना है मुझे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। कहाँ है? चलो इधर को। यस बच्चों, ये एक पॉइंट है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मैच्योरिटी एंड डे ऑफ ग्रेस। देखो, a promissory note or bill of exchange not expressed to be payable on demand, not expressed to be payable on, मैंने स्पेसिफिक डेट, मैंने सुमित को बोला कि मैं आपको 12 तारीख को पे करूंगा, कौन सी तारीख को? प्रॉमिसरी नोट के थ्रू पे करूंगा। तो ये कब मैच्योर होगा पेमेंट के लिए? 30, मतलब 11 तारीख को मैंने बोला पे करूंगा ना, ये डिमांड वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डेट वाला इंस्ट्रूमेंट है, टाइम वाला इंस्ट्रूमेंट। तो 12 13, तो पेमेंट कब होगी? 3rd डे, 14th को। ठीक है, लेकिन अगर मान लो लास्ट डे क्या है, छुट्टी है, तो वो कब कब? प्रिसीडिंग डे, प्रिसीडिंग, हाँ, ये ध्यान में रखिए। और अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह पेमेंट करूंगा तो डेज ऑफ ग्रेस क्या मिलेंगे बच्चों? डेज ऑफ ग्रेस हमको हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, पास्ट एग्जाम में दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक दिस। नाउ प्लीज हियर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पढ़ा था अभी अपन ने। हमेशा याद रखना है, लॉ का प्रिजम्पशन है, लॉ का क्या है? प्रिजम्पशन है कि हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ड्रॉ होता है? विथ कंसीडरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद डायरेक्टली आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज, डायरेक्टली डिसऑनर पे आ जाइए। प्लीज कम टू डिसऑनर डायरेक्टली। 12 13 14 विद इन हमेशा नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है ना? स्टार्ट 14, इधर इधर, लिसन लिसन, एक मिनट। अच्छा, मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या होता है? ऐसा ऑल्ट्रेशन जैसे बिल का कैरेक्टर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अमाउंट चेंज कर दो, डेट चेंज कर दो, तो इट शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टीज। जो पार्टी कंसेंट नहीं देगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इधर देखिए सारे लोग, डिसऑनर, अरे नेगोशिएशन बैक क्या होता है? जिसने पहली बार एंडोर्स किया था, वापस घूम फिर के इंस्ट्रूमेंट उसी के पास आ जाता है, तो वो किसको स्यू कर सकता है? सारी प्रायर को स्यू करेगा, उसके इमीडिएटली प्रायर जो है। ठीक है, ये आपका ध्यान है। नेक्स्ट, यार एग्जॉस्ट लाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला यार, हाँ। चल, क्या बोल रहा है? अब लाते लाते टूट गया तो उसका नुकसान कौन बेयर करेगा? अच्छा, एक मिनट, तुमको लगता है मैं लाने दूंगा? तुमको लगता है मैं लाने दूंगा? इधर, किसी कीमत में नहीं, इधर, मैं फील लाइक नहीं, बट मुझे जो चीजें ऑलरेडी सेट है ना उनको हटाना बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे। इधर देखिए प्लीज एवरीवन, दिस ऑनर, भाई मैं पढ़ता हूँ प्लीज यार, इधर ना प्लीज, दिस ऑनर। अबे पढ़ लो, एक क्वेश्चन पूछूंगा बता नहीं पाओगे, मस्ती करने में नंबर 1। इधर, अब यहाँ से जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे, आप यकीन माना नेगोशिएबल के पूरे टॉपिक से सिर्फ यहाँ के बाद से, ये नेगोशिएबल का पार्ट 2 है। तो पिछली बार जो एग्जाम में 20 मार्क के क्वेश्चन आए थे वो सारे कहाँ से आए थे? इस पार्ट से आए थे, ये वाले पार्ट से आए थे। देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, अगर आपने लॉफुल डेट को डिस्चार्ज करने के लिए चेक दिया था,
इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स के चलते वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर आपको क्या हो सकता है बच्चों, या फिर आपको फाइन या फिर कॉम्पनसेशन हो सकता है, कितने का, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, ठीक है। लेकिन आपको फाइन वगैरह पे करने की, पे कब करना पड़ेगा, नंबर 1 आपको कितने महीने के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए, बेटा प्लीज मस्ती में थोड़ा बाहर निकाल दूंगा मैं, पढ़ ले 8 घंटे। अबे तेरे को लगता है मैं कैमरा देखने जाऊंगा अभी, इधर, अरे पढ़ ले यार इधर, अलग मस्ती है। अबे 1 महीने के बाद एग्जाम है, अरे देखो ना, क्यों, इधर 6 महीने के, इधर देखो, आपने प्रेजेंट कब किया होना चाहिए, 6 महीने के अंदर। अगर मान दूसरा बाउंस हो गया जिस दिन बाउंस हो उसके कितने के अंदर, 30 डेज, जिस दिन आपको बैंक ने बताया कि बाउंस हो उसके 30 डेज के अंदर आपको पर्सनली डिमांड करना है, सामने वाले को कितने का टाइम देना है, और अगर वो 15 डेज के अंदर पे नहीं करता उसके बाद आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, कहने का मतलब क्या है, जब मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करूं इस चीज का, बाउंसिंग ऑफ चेक का, तो हमेशा लॉ प्रिज्यूम करता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या, कि आपने जो मुझे चेक दिया था वो लॉफुल डेट को डिस्चार्ज करने के लिए दिया था। आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा चेक चोरी करके लेके गया, नहीं। कोर्ट हमेशा क्या प्रिज्यूम करता है, जो चेक के डिसऑनर के केस है कोर्ट वहां पे प्रिज्यूम करता है कि एक पार्टी ने चेक क्यों दिया था, लॉफुल डेट्स को क्या करने के लिए, डिस्चार्ज कर। डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड, ड्रॉवर कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि मेरे को पता नहीं था कि क्या हो जाएगा, ये चेक क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, अगर चेक किसका बाउंस हुआ है, कंपनी का, तो लायबल कौन होगा, द ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी लायबल। लेकिन अगर वो प्रूफ कर दे क्या, कि उसको पता ही नहीं था, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इफ अ डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं तो वो भी लायबल नहीं होगा। अगर ये साबित हो जाए कि ऑफेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर या सेक्रेटरी गलती कारण हुआ था तो वो लायबल होंगे। 132 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, मतलब मामला क्रिमिनल कोड जो है, नकुल खड़ा हो जा, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है, उधर चला जा अभी, ए उधर चला जा अभी, बैठ आराम से, इधर। तो कॉग्निजेंस का ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है, कोर्ट किसी ऑफेंस का संज्ञान कब लेगा, कब बच्चों, कंप्लेंट कौन करेगा, पे, सीधी बात है जिसको पैसे मिलने वाले थे। दूसरा, कंप्लेंट कितने महीने के अंदर, 1 महीने, लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे कितने महीने का है, 1 महीने का है। इफ द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अच्छा 1 मिनट, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मतलब वो 45 डेज खत्म होने के बाद, 30 + 15 है ना, हाँ। उसके बाद द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड अबव कैन ट्राई द ऑफेंसेस, ठीक है। उसके बाद केस कौन से कोर्ट में फाइल करोगे, कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेई और होल्डर मेंटेन्स द अकाउंट इज लोकेटेड। जैसे मेरा अकाउंट, गरिमा का अकाउंट सागर में है, या गरिमा का अकाउंट रायपुर में है, उसने पे किया है, लेकिन पे किसके अकाउंट में किया है, दुष्यंतर के, दुष्यंतर का अकाउंट कहाँ पे, तुकोगंज, तो केस कहाँ पे फाइल होगा, उस कोर्ट में फाइल होगा जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पे का बैंक अकाउंट है, ठीक है। या फिर अगर चेक आपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट नहीं किया तो द ब्रांच ऑफ ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉवर मेंटेन्स द अकाउंट। अच्छा अगर चेक मैंने कहाँ पे पे नहीं किया है, अरे चेक मैंने किसी पर्टिकुलर बैंक में पे नहीं किया, मैं डायरेक्टली किसी भी बैंक के सामने, जैसे HDFC, गरिमा का अकाउंट कहीं पे भी हो, गरिमा ने गरिमा ने मुझे ICICI बैंक, गरिमा का अकाउंट रायपुर में था, गरिमा का अकाउंट कहाँ पे था, रायपुर में था, उसने मुझे चेक दिया, उसने मुझे क्या दिया, चेक दिया, और मैं चेक का क्या कर रहा हूँ, अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ या डायरेक्टली मैं इसके बैंक अकाउंट के काउंटर में जा रहा हूँ पैसे लेने, काउंटर में जा रहा हूँ, तो पेमेंट कहाँ पे, तो और वो
काउंटर में पैसे देने से मेरे को मना कर दिया, गरिमा के अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं, तो केस कहाँ पे फाइल करूँ मैं? द ब्रांच ऑफ ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉवर मेंटेन्स द अकाउंट। ड्रॉवर मतलब जिसके खिलाफ मुझे केस फाइल, देखो अगर मैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू बैंक में डिपॉजिट करूँ चेक तो जहाँ मेरा बैंक अकाउंट है, लेकिन अगर मैं बैंक के थ्रू ना करूँ तो जहाँ पे गरिमा का बैंक अकाउंट है, गरिमा ने मुझे बोला सर काउंटर पे ही ले लेना पैसे बैंक जाके, मैं आपको सेल्फ का चेक बना के दे रही हूँ, तो जहाँ पे गरिमा का बैंक अकाउंट है, तो गरिमा का बैंक जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन, उस कोर्ट में मैं क्या करूंगा, गरिमा के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करूंगा। पावर ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द केस समरली, व्हाट डज दैट मीन? इधर देखो, द केस ऑफ डिसऑनर कैन बी ट्राइड व्हाट बेटा, समरली। पहला, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और बाय मेट्रो। अब बेसिकली अब यहाँ पे ये सब तो चलेगा, अब क्या आ जाएगा, बीएनएसएस। और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ऊपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बदले डायरेक्टली कौन है, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। कितने साल की सजा दे सकता है? अंडर समरी ट्रायल द मजिस्ट्रेट मे ग्रांट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year और फाइन नॉट एक्सीडिंग, यार ये तो पुराने प्रोविजन, अब देखना पड़ेगा बीएनएस के हिसाब से क्या चेंजेस हुए हैं। नहीं नहीं, अपन अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी। उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है क्या कि सजा 1 साल से ज्यादा देनी चाहिए, मतलब ये समरी ट्रायल के अंदर तो 1 ही साल की सजा दे सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सजा क्या करनी चाहिए, 1 साल ज्यादा। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, विटनेसेस वगैरह को वापस बुला सकता है और नॉर्मल हियरिंग से केस को सुनवाई कर सकता है। उसके बाद इन समरी ट्रायल द हियरिंग मस्ट टेक प्लेस ऑन डे टू डे बेसिस till the conclusion and adjournment beyond next day shall be granted only when it is necessary। अगर समरी ट्रायल होगा तो सुनवाई क्या होगी, रोज होगी, और एडजमेंट एक एक दिन से ज्यादा का, मतलब आज एडजमेंट होगा तो कल केस चालू हो जाएगा वापस से, कल सुनवाई कंटिन्यू होगी। अगर कल नहीं परसों करना है, मतलब एक दिन से ज्यादा के लिए अगर एडजमेंट चाहिए तो वो सब तभी होगा जब रीजन है, और रीजन को रिकॉर्ड करे कौन बच्चों, मैजिस्ट्रेट, तभी क्या होगा, एक दिन के बियॉन्ड एडजमेंट मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया है, याद है आपको, पावर टू ग्रांट इंटरिम कॉम्पनसेशन 100 रुपए 50 रुपए। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, लीजिए, पावर टू ग्रांट व्हाट बेटा, इंटरिम कॉम्पनसेशन। लीजिए इधर देखो, नीचे लिखे हुए तरीके से कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरिम कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है। ठीक है, पहला, व्हेन द ड्रॉवर प्लीड्स नॉट गिल्टी, ड्रॉवर मतलब गरिमा ने चेक बाउंस करवाया है, मेरे को चेक दिया था बाउंस हुआ है, तो गरिमा बोलती है नॉट गिल्टी, तो इस केस में देन इन केसेस अदर देन समरी ट्रायल ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस द कोर्ट कैन ग्रांट। अगर ये समरी ट्रायल के थ्रू नहीं हो रहा है, अगर समरी ट्रायल के थ्रू होता तो आपको कॉम्पनसेशन की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि केस जल्दी सॉल्व हो जाता। समरी ट्रायल के थ्रू नहीं है और गरिमा ने बोल दिया कि आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं, तो कितने का मिल सकता है आपको कॉम्पनसेशन, 20% का इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल सकता है। कब मिलेगा, विद इन 60 days, और 60 days के अंदर नहीं पे कर पाए तो गरिमा पे करेगी मुझे, मैं पे ही हूँ। ठीक है, उसके बाद ले, उसके बाद क्या हो गया, मुझे 20% कॉम्पनसेशन मिलता। अब लेकिन गरिमा को कोर्ट ने क्या कर दिया, बरी कर दिया, बोले गरिमा तुम्हारी गलती नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। किसके साथ, ऐसे ही या इंटरेस्ट के साथ? ओके, मुझे कितने के अंदर रिटर्न करना है, 60 days, और मुझे भी 30 दिन का क्या मिल सकता है, एक्सटेंशन। उसके बाद इंटरिम कॉम्पनसेशन के अमाउंट को उस तरह रिकवर कर सकते हैं, इस तरह क्या रिकवर करते हैं, फाइन रिकवर करते हैं अंडर, नहीं डायरेक्टली करते हैं ना, बीएनएसएस। द अमाउंट ऑफ फाइन दैट कोर्ट कैन इम्पोज विल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ इंटरिम कॉम्पनसेशन। मतलब गरिमा ने मेरे को 20% दे दिया है, कितना और पे करना है इसको, 80%, तो जो गरिमा के ऊपर फाइन या कॉम्पनसेशन लगाएंगे वो 20% से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इतना तो ऑलरेडी उसने मेरे को पे कर दिया। उसके बाद बच्चों, बाकी तो ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों,
पावर ऑफ एपिलेट, ये भी बच्चों ये भी अच्छा है। कितना मिल गया था बच्चों मुझे? 20% का क्या मिल गया था मुझे? कॉम्पनसेशन मिल गया था। मैं पे ही था, वो ड्रॉवर थी। इन केस ड्रॉवर हु हैज बीन in case drawer who has been convicted by the lower court files an appeal in the superior court, गरिमा को नीचे वाले कोर्ट ने सजा सुनाई थी, नीचे वाले कोर्ट ने गरिमा को क्या सुनाई थी? तो गरिमा इससे नाराज हो गई, क्या चली गई? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डिसीजन को इसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने गरिमा को क्या कर दिया? इन केस ड्रॉवर हु हैज बीन convicted by lower court files an appeal in the superior court, the superior court may ask the drawer to deposit minimum 20% of the fine or तो superior court क्या बोल सकता है? गरिमा अगर ऊपर जाएगी तो गरिमा कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई जितना चेक का अमाउंट था, डिस्प्यूटेड चेक का अमाउंट था, उसका कितना परसेंट? 20% आप यहाँ जमा करा दो। कितने दिन के अंदर जमा कराना है? 60 डेज। 30 डेज का क्या मिल सकता है? एक्सटेंशन मिल सकता है। एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल द अपीलेट कोर्ट में रिलीज डिपॉजिट टू द, सुनवाई के किसी भी दौरान जो गरिमा ने डिपॉजिट दिया है, जो गरिमा ने क्या दिया है? डिपॉजिट दिया, क्या वो ऑपोजिट पार्टी को दिया जा सकता है? यस। इफ ड्रॉवर इज एक्विटेड इन द अपील, गरिमा को कोर्ट ने क्या कर दिया? माफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? जो इसने 20% दिया था वो क्या हो जाएगा? 60 डेज के अंदर वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे कितने का एक्सटेंशन मिल सकता है? 60 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। और क्या किसके साथ मिलेगा बच्चों? आपको इंटरेस्ट के साथ मिल, इज दैट क्लियर? कौन सा अमाउंट मिलेगा? जो कोर्ट में जमा था वो, या रिलीज अमाउंट? रिलीज मतलब जो किसको मिल गया था? कंप्लेनेंट को दिया था कोर्ट ने, आपसे लेके जो मुझे दिया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना आरटीजीएस वगैरह, तो एक बार रीड कर सकते हो। तो ये अपना कौन सा इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों? नेगोशिएबल।